बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी नाटक का विकास काल। इससे पहले हमने नाटक के तत्वों के बारे में और नाटक शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। उसी बिंदु में आगे बढ़ते हुए आज हम उसका जो अंतिम चरण है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसका विकास काल। अब मोटे रूप में या प्रमुख रूप में हिंदी नाटक का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया जा सकता है, उसी पर अपना प्रकाश रहेगा। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इसका समय माना जाता है सन 1800 से 1857 से 1900 तक। दूसरा जो नाटक के क्षेत्र में जो युग है उसको जाना जाता है अपने प्रसाद युग के नाम से। इसका समय बताया जाता है सन 1900 से 1950 तक। और तीसरा इसका जो चरण है जिसकी हम चर्चा करेंगे, प्रसादोत्तर युग, मतलब प्रसाद के बाद का युग। उत्तर का मतलब एक जवाब होता है, एक उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो तीसरा होगा प्रसादोत्तर। इसका समय रहेगा 1950 के उपरांत मतलब बाद में। देखिए, हिंदी में नाटक ही नहीं, नाटक के अलावा जितनी भी गद्य की विधाएं हैं उन सब के जो प्रवर्तक हम कह सकते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनसे पहले हिंदी में गद्य का आविर्भाव नहीं हुआ था। इससे पहले हिंदी में केवल कविताएं, केवल काव्य या पद्यात्मक रूप में रचनाएं चलती थी। कल आपको बताया था कि एक नाटक लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी ने, गिरिधर राय ने, नहुस। वो नाटक वास्तव में गद्य में कम था और अधिकांश उसकी जो भाषा थी वो ब्रज मिश्रित गद्य थी, इसलिए हम पूर्ण रूप से उसको नाटक की श्रेणी में या हिंदी के पहले नाटक की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते हैं। नाटक के प्रवर्तक के रूप में अगर जाना जाता है तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और नाटक के साथ अन्य गद्य की जितनी भी विधाएं हैं अपने साहित्य में, उन सभी की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। हरिश्चंद्र जी का जो जीवन काल है वो बहुत ही अल्प रहा, क्योंकि इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। ये मात्र 35 वर्ष जीवित रहे थे, लेकिन इतने अल्प समय में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। आज उनको मृत्यु हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन हिंदी में अगर हिंदी के आधुनिक काल में अगर चर्चा होती है तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा होती है, जिन्होंने किसी एक विधा में नहीं हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी रचनाएं दी है। एक पत्रकार, एक संपादक के रूप से लेकर एक कवि, एक साहित्यकार के रूप में उनका जो योगदान है वो हर क्षेत्र में जो है वो बढ़कर मान सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं अपने नाटक की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखे थे वो 2 प्रकार के नाटक थे उनके। एक उनकी मौलिक नाटक है जिनकी मूल रूप से उन्होंने ही रचना की है, और दूसरे उनके अनुवादित नाटक है जिनको उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी जो 3 भाषाएं हैं उनसे हिंदी भाषा में इन्होंने अनुवादित किया है। यहाँ अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की, तो पहला युग जो लगभग आपको इसमें जो समय बताया है 43 वर्ष का जो समय बताया है, इसमें जितने भी नाटककार हुए हैं, जितने भी लेखक हुए हैं, उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी है वो सब इसी युग में शामिल है। भारतेंदु युग के जो नाटक है उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये अंग्रेज शासन के दौरान लिखे गए थे, जिसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में, जिसमें हंसी मजाक के रूप में उन्होंने अंग्रेज सरकार की जो कमजोरियां थी, उनकी जो वास्तविकताएं थी, जनता पर उनके जो अत्याचार हो रहे थे, उन सभी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने समाज में एक चेतना, एक उन्नति
और लोगों को, सोई हुई आत्मा को जगाने का उन्होंने काम किया है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो नाटक है वो हमारे देश हित के लिए, राष्ट्र हित की दृष्टि से अगर देखें तो सर्वोपरि माने जाएंगे। इसके अलावा हमारे भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति की बात करें तो उनकी झांकी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में बखूबी देखी जा सकती है। यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने धर्म में जितने भी जो पाखंड चल रहे थे, धर्म में जितनी भी जो कमियां चल रही थी, उन पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ प्रकाश डाला है। अब बात करते हैं उनके प्रमुख नाटकों की। तो इनका जो पहला नाटक है वो विद्या सुंदर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक है विद्या सुंदर। लेकिन कई आलोचकों ने इस नाटक को केवल एक अनुवादित नाटक कहकर मूल तत्वों के अभाव में इसको नाटक की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। इस रूप में अगर देखा जाए तो मौलिकता के आधार पर उनका जो पहला नाटक है उसका नाम बताया जाता है वैदिकी हिंसा न भवति, हिंसा न भवति, जिसमें उन्होंने कि ऐसे शासक का वर्णन किया है जो अधर्म को धर्म मानता है, अन्याय को न्याय मानता है, मदिरा का पान करता है, हर प्रकार की बुराई उससे वो ग्रसित रहता है। जब अंत समय में उसकी मृत्यु होती है और यमराज के दूत उसको लेकर जाते हैं तो चित्रगुप्त के सामने उसके जीवन भर का जो लेखा होता है उसमें वो पूरी बातें सामने आती है कि असल में आज तक उस राजा ने जितने भी काम किए थे वो एक भी उचित नहीं थे। उन्होंने धर्म की आड़ में जितने भी जो अनुचित कार्य थे वो सारे किए थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर नाटक की बात करें तो सबसे जो प्रमुख नाटक है वो वैदिकी हिंसा न भवति है, जिसको हम प्रथम भी कह सकते हैं। उनका प्रथम नाटक और प्रथम के साथ साथ काफ़ी प्रसिद्ध नाटक रहा है। इसके बाद में उनके अन्य नाटकों की बात करते हैं जिसमें भारत दुर्दशा, ये जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उस तात्कालिक जो स्थिति थी, उस समय की भारत की जो स्थिति थी, उस दयनीय स्थिति के बारे में, भारत की बुरी दशा के बारे में हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखा है भारत दुर्दशा, उसमें भारत की उस समय की कमजोरियों को, उस समय की बुराइयों को और अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीयों पर हो रहे जो अत्याचार थे उनको बड़े रोचक ढंग से व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक इनका इसी श्रेणी का एक अन्य नाटक है अंधेर नगरी। ये एक ऐसा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल एक रात में लिखा था। हालांकि अगर नाटक की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक संक्षिप्त नाटक है जिसको एकांकी में भी शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें जो चित्रण उन्होंने किया है उस समय की परिस्थितियों के बारे में, अंग्रेज शासन के दौरान भारतीयों की दुर्दशा के बारे में जो कुछ अंधेर नगरी में बताया है, जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजा टका शेर खाजा, उसमें उन्होंने बताया है कि शासन सत्ता से जुड़े हुए छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक सभी भ्रष्ट है। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के दौरान फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को एक हंसी मजाक के रूप में अंधेर नगरी जो नाट्य रचना है उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा उनके अन्य नाटकों की बात करते हैं पाखंड विडंबन, जिसमें उन्होंने उस समय की धार्मिक स्थितियों पर और धर्म के नाम पर फैले हुए आडंबरों की, धर्म के नाम पर फैले हुए जो पाखंड है उनकी उन्होंने इस नाटक में चर्चा की थी कि किस तरीके से हम हिंदू जो लोग हैं, इस देश की जो प्रजा है वो धर्म के नाम पर एक दूसरे से बट रही है। इसके अलावा उनके अन्य नाटक है जैसे धनंजय विजय, फिर है विद्या सुंदरी, नील देवी। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखे वो दो प्रकार के, एक उनके मौलिक नाटक और एक अनुवादित नाटक। अब बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के जो अन्य नाटककार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के जो अन्य नाटककार थे जिनमें सबसे प्रमुख नाम आता है बालकृष्ण भट्ट का, जिन्होंने निबंध और नाटक दो क्षेत्र में बहुत ही अच्छा साहित्य, बहुत ही बढ़कर उन्होंने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट
दूसरा इसमें नाम बताएंगे लाला श्रीनिवास दास, जो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार है, लाला श्रीनिवास दास। अगला नाम है इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ये भारतेंदु मंडली के अन्य नाटककार हैं जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुसरण करते हुए हिंदी में जो है वो अलग अलग जो है वो नाटकों की रचनाएं की थी। अब बात करते हैं प्रसाद युग की। दूसरा नाटक का जो प्रसिद्ध युग है जिसको नाम दिया है प्रसाद युग, और इसका प्रारंभ माना जाता है सन 1900 से 1950 तक। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ और उनकी मृत्यु हुई थी 1937 में, और वही जयशंकर प्रसाद इस प्रसाद युग के प्रवर्तक है। इन्होंने हिंदी गद्य में अगर सबसे अधिक कोई रचनाएं लिखी है तो वो है नाटक के क्षेत्र में। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है वो सबसे अलग है क्योंकि उन्होंने केवल 2 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला है। इनके नाटक एक इतिहास से संबंधित है, एक हमारे पुराणों से संबंधित, हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित। कई आलोचकों ने इनके नाटकों के बारे में समीक्षाएं लिखी है कि जयशंकर प्रसाद गड़े मुर्दे उखाड़ते थे। स्वयं प्रेमचंद ने भी ये कहकर उनके नाटकों की और जयशंकर प्रसाद की एक प्रकार से आलोचना की थी, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने उनका बुरा नहीं माना। वो चाहते थे कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी जो असूर्ण जो भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए उन्होंने पुराने बिंदुओं पर लेकर, प्राचीन काल की कथाओं को लेकर वर्तमान संदर्भ की समस्याओं से जोड़कर उन्होंने अपने नाटक प्रस्तुत किए हैं। तो 2 बिंदुओं पर उनके नाटक हम बता सकते हैं, एक ऐतिहासिक और दूसरा जो प्रमुख था वो था पौराणिक, जिस पर जयशंकर प्रसाद ने नाटक के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई है। मूल रूप से जयशंकर प्रसाद एक कवि थे, लेकिन कवि होने के बाद में अगर उनका दूसरा जो स्थान माना जाता है तो एक नाटककार के रूप में माना जाता है, जिन्होंने विस्तृत रूप में नाटकों की रचनाएं की थी। उनके नाटकों का जो कथानक है वो काफ़ी मजबूत है, उनका जो उद्देश्य है वो भी काफ़ी सुसंगठित है। उनके नाटकों में केवल एक कमी रही है कि रंगमंच की दृष्टि से उनके नाटक उतने सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन नाटकों में युद्धों का वर्णन भी किया है, जबकि युद्ध का वर्णन रंगमंच पर अपेक्षित नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं उनके प्रमुख नाटकों की, जिसमें ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्ती, स्कंदगुप्ती, कल्याणी, राज्यश्री, सज्जन, ये जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक है जिन्होंने इतिहास की सामग्री को वर्तमान संदर्भ में अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिनका कथानक काफ़ी विस्तृत है लेकिन उद्देश्य उनका काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जयशंकर प्रसाद ने जो अभी आपको बताया कि वो हमारे पुराणों से, वेदों से, हमारे उपनिषदों से जो सामग्री ली है उसको वर्तमान में जो अंग्रेज शासन के दौरान भारतीयों की जो बुरी स्थिति हो रही थी उससे जोड़कर, भूतकाल को वर्तमान से जोड़कर वर्तमान समस्याओं का समाधान अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया था और हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था कि हम प्राचीन काल में किस प्रकार से उन्नति के पथ पर अग्रसर थे। हमारा जो देश है, जिसको कभी विश्व गुरु की उपाधि दी जाती थी, वो वास्तव में सत्य था और उसी सत्यता को हमें वापस प्राप्त करनी है। ये सब बातें जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से बताई थी। अब बात करते हैं उनके अन्य जो नाटककार है प्रसाद युग में जिनको शामिल किया जाता है। रामविलास शर्मा काफ़ी प्रमुख नाटककार है जिन्होंने नाटक और एकांकी के क्षेत्र में
आलोचनाएं लिखने के सम्मान ही काफ़ी विस्तृत रूप में लिखा है। रामविलास शर्मा के बाद में जो दूसरा नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो मूलतः एक एकांकीकार और एक नाटककार ही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तीसरा इसमें नाम आता है पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जिन्हें उग्र की उपाधि दी जाती है। उनके नाटक की सबसे ज़्यादा जो है वो देशभक्तिपूर्ण नाटक रहे हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र के। फिर अगला जो नाम इसमें आता है नाम आता है इसमें रामकुमार वर्मा के बाद में अगला जो इसमें नाम आता है उदय शंकर भट्ट का नाम आता है, जिन्होंने प्रसाद युग में भी अपनी रचनाएं लिखी थी और उन्होंने प्रसाद युग के बाद में भी नाटक के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण जो है वो रचनाएं प्रस्तुत की थी। अब बात करते हैं प्रसाद युग के बाद का जो नाटक का युग है, जिसको नाम दिया है प्रसादोत्तर युग। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपने सामने आएगा जैसे प्रसाद धन उत्तर। अर्थ ये है कि जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी में जो नाटक के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है उसको जयशंकर प्रसाद से ही जोड़कर देखा गया है, कि इसीलिए उसको नाम दिया है कि प्रसादोत्तर, मतलब प्रसाद के बाद का युग। तो अब बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे नाटककार हुए हैं जिन्होंने अपने युग में ही नहीं, अपनी मृत्यु के बाद में भी आने वाले कई वर्षों तक लोग उनका अनुसरण करके नाटक के क्षेत्र में लेखन कार्य करते रहे। अब यहाँ प्रसादोत्तर जो युग था, इस युग में नाटक की जो विषय वस्तु है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें नाटक की विषय वस्तु सबसे ज़्यादा हमारे समाज पर आधारित हो गई थी, जिसको समाज की जो बुराइयां थी, जिसको हम सामाजिक बुराइयों के नाम से जानते हैं, उन सामाजिक की बुराइयों को आधार बनाकर सबसे अधिक जो है वो रचनाएं प्रसादोत्तर युग में लिखी गई थी। समाज में फैली हुई जैसे बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह को लेकर भी बहुत सारे नाटक जो है वो प्रसादोत्तर युग में लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रसादोत्तर युग में हमारे देश में जो प्रजातंत्र स्थापित हो गया था, उस प्रजातंत्र की जो खामियां थी, उन खामियों को भी प्रसादोत्तर युग के जो नाटककार हैं उन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया है। इसमें बात करते हैं सबसे जो प्रमुख नाटककार है वो जगदीश चंद्र माथुर का। सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं जगदीश चंद्र माथुर की। इनका पहला नाटक था कोणार्क, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। अब आपको बताएं कि प्रसादोत्तर युग की जो शुरुआत है वो 1950 के बाद में मानी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ठीक उसके अगले वर्ष से जगदीश चंद्र माथुर ने एक रचना लिखी जिसको कोणार्क के नाम से जाना जाता है। और ये कोणार्क ऐसा नाटक है जिसका अध्ययन हमें बीए द्वितीय वर्ष के इसी पेपर में जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, इसी द्वितीय प्रश्न पत्र में अपना एक पूरा नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क। जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके निर्माण को लेकर, निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को लेकर और उन बाधाओं के समाधान को लेकर जगदीश चंद्र माथुर ने पुराना कथानक लेकर वर्तमान संदर्भ की समस्याओं को रेखांकित किया है, जो अपने देश का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कोणार्क। उसके बाद में इनके दूसरे नाटक है जैसे शारदिया। जगदीश चंद्र माथुर का दूसरा जो नाटक है वो है शारदिया। अब एक इसी प्रसादोत्तर युग में जो प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इन्होंने अंधा युग नाम से एक नाटक लिखा है, जो महाभारत के कथानक को लेकर लिखा गया है। महाभारत के युद्ध का जो अंतिम दिन था, उस अंतिम दिन को लेकर धर्मवीर भारती ने अंधा युग नामक नाटक लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। यह एक ऐसा नाटक है जो गीति नाटक के नाम से भी जाना जाता है, गीति नाट्य। अब यहाँ अपने को ये भी जानना है कि अगर बात यह है कि हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन सा है, तो वो है अंधा युग।
जो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों का मिला जुला रूप है, दोनों का मिश्रित रूप है, जिसमें रामायण, ये महाभारत की जो कथा है उसके अंतिम दिन का वर्णन है कि जब सारे कौरव मारे जाते हैं उसके बाद में जो अश्वत्थामा था वो धोखे से पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका वध कर देता है। तो इसमें नाटककार ने ये बताया है कि असल में अंधा केवल एक व्यक्ति धृतराष्ट्र नहीं था, बल्कि महाभारत का जो पूरा काल था उसमें 2 आंखों से देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति ही अंधे के समान थे। एक अंधा होने का अनुसरण बाकी के जितने भी कौरव थे उन सभी ने किया, जिसका खामियाजा महाभारत के विशाल युद्ध के रूप में देखने को मिला, जिसकी त्रासदी आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारा देश भुगतता रहा। और यही युद्ध की जो विभीषिका है, युद्ध की जो भयंकरता है, उसको अंधा युग के माध्यम से जो है रेखांकित किया गया है। अब इसमें बात करते हैं अपने अगला जो है, आपको नाम बताया था उदय शंकर भट्ट का। तो उदय शंकर भट्ट एक ऐसे नाटककार है जिन्होंने अपने प्रसाद युग में भी नाटक लिखे हैं और प्रसादोत्तर युग दोनों में अपने नाटक लिखे हैं। इसके अलावा किशोरी लाल गोस्वामी का नाम भी काफ़ी चर्चित है, जिन्होंने विस्तृत रूप में जो है नाटक के क्षेत्र में लेखन कार्य किया था। अब कल अपना जो अध्ययन बिंदु रहेगा उसमें एक तो एकांकी की परिभाषा, उसके तत्वों की चर्चा करेंगे, और एक प्रश्न अपने कई बार नाटक और एकांकी में अंतर से संबंधित आता है, उस पर भी आपको बताएंगे कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। वैसे दोनों में एक समानता सी होती है कि दोनों दृश्य रूप में भी है, पाठ्य रूप में भी होती है, लेकिन उनमें असमानता क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे।